नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल। और ये हमारा तीसरा अध्याय है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। जो हमारी पृथ्वी बनी हुई है उसकी जो बनावट है वो कैसी है, वो पूरी बनावट हम उसकी परत बाय परत हम इसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार ये भूकंप, तो आखिर ये भूकंप होता क्या है और कैसे आता है ये हम जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि भूकंप के क्या क्या प्रभाव होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी फटते हैं या ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि भूगर्भ की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। ये मैं आपको यहाँ पॉइंट मैंने लास्ट लिखा है, लेकिन मैं आपको शुरू में ही बता दूंगा कि जो भूगर्भ है मतलब जो हमारा पृथ्वी का अंदर का भाग है उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या। तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है 6370 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको फैक्ट है कि याद रखना है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है भूगर्भ की जानकारी के साधन या भूगर्भ की जानकारी के स्रोत। जो भूगर्भ है आपका, जो पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो पहला तो है खनन। खनन का मतलब होता है खुदाई। जब हम पृथ्वी की खुदाई करते हैं तभी तो हमें उसके बारे में पता चलता है कि अंदर क्या है। तो पहला आपका खुदाई है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई तक यहाँ पर जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई में तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है या होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें हैं, तो जो ये दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें हैं, ये 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। और 4 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पर इसको नहीं खोदा जा सकता, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है और जैसे हम ऊपर आते हैं तो तापमान कम होता जाता है। तो तापमान बढ़ने के कारण जो है यहाँ पर नीचे और ज्यादा खुदाई कर पाना असंभव होता है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। और खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की छानबीन कर रहे हैं। एक तो आपका खुदाई हो गया, जो ड्रिलिंग करते हैं, हम खुदाई करते हैं, इसके द्वारा हमें पृथ्वी के बारे में पता चलता है अंदर के। और आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन, प्रवेदन मतलब ड्रिलिंग, जो खुदाई होती है अंदर ड्रिल मशीन से, तो आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में किया गया है। ठीक है, आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर आज तक की सबसे गहरी खुदाई की गई है। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो ड्रिलिंग द्वारा की गई है, और कहां पर की गई है, कोला क्षेत्र में। कोला नाम का एक क्षेत्र है, यहाँ पर 12 किलोमीटर तक की गहराई को खोदा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा जो गहरी खुदाई, जो ड्रिलिंग की गई है, वो आर्कटिक महासागर में जो कोला नाम का क्षेत्र है वहां पर की गई है। और इसकी कितनी गहराई है, 12 किलोमीटर। उसके अलावा हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में कैसे पता चलता है, ज्वालामुखी के द्वारा। जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो अंदर से लावा निकलता है। तो वो अंदर से लावा कहां से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है, और हमें उसके बारे में पता कहां से चलता है, ज्वालामुखी से। तो ये ज्वालामुखी जो है ये एक और साधन है जिसके द्वारा हमें भूगर्भ की या पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बहुत आसान टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है भूकंप। भूकंप, आप सामने फोटो देख सकते हैं कि भूकंप से क्या क्या होता है, क्या तबाही मचती है। और भूकंप के बारे में आइए अब डीपली पढ़ते हैं। तो जो भूकंप है, भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, वाइब्रेशन। जब पृथ्वी में वाइब्रेशन होती है, पृथ्वी में कपकपाहट होती है या पृथ्वी में हलचल होती है, तो उस क्रिया को भूकंप कहा जाता है। और ये एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ये प्रकृति द्वारा कि ये मतलब नेचुरल घटनाएं जो हो सकती है। और ये क्या होता है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब ऊर्जा अंदर से निकलती है पृथ्वी के, तो उसमें बहुत सारी तरंगे होती हैं। उन तरंगों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो जब तरंगे निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, वो सारी दिशाओं में फैलने लगती है। तो जब वो धीरे धीरे सारी दिशाओं में फैलती हैं तो वो फिर भूकंप लाती हैं। ठीक है, तो कैसे आता है, पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा के साथ जो तरंगे निकलती हैं वो सभी दिशाओं में फैलती हैं। जब वो दिशाओं में तरंगे फैलती हैं उससे आता है भूकंप। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये ज्यादातर पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर में आपका ये आता है कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं। उद्गम, तो उद्गम केंद्र वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है। मैंने आपको बताया ऊर्जा निकलती है, उसी के कारण तरंगे आती हैं, और तरंगे आती हैं वो फिर सभी दिशाओं में जाकर भूकंप लाती हैं। तो उद्गम केंद्र क्या होता है, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है
उसको भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो उद्गम केंद्र कौन सा स्थान होता है जहां से सबसे पहले भूकंप के लिए जो ऊर्जा निकलती है उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं अवकेंद्र। तो अवकेंद्र और उद्गम केंद्र एक ही बात है। ठीक है, तो उद्गम केंद्र आपको समझ में आ गया, जहां से सबसे पहले ऊर्जा निकलती है। उसके बाद है अधिकेंद्र। अब अधिकेंद्र का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं और भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से सबसे नजदीक होता है अधिकेंद्र कहलाता है, और यहीं पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं कि जो उद्गम केंद्र है, मान लो यहां से ऊर्जा निकली, तो ये उद्गम केंद्र है। ठीक है, जहां से ऊर्जा निकल रही है। अब ये ऊर्जा जब पृथ्वी के ऊपर पहुंचेगी, ये तरंगे, तो जिस भी स्थान पर सबसे पहले ये तरंगे पहुंचती हैं और जो स्थान सबसे नजदीक होता है जहां ये तरंगे पहुंचती हैं वो कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका उद्गम केंद्र जहां से तरंगे निकली, और ये तरंगे सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जहां पर पहुंचती हैं, जिस स्थान पर जो सबसे नजदीक होता है उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। और ये नीचे आपके मैंने लिखा है ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, मान लो ये पृथ्वी के अंदर का भाग है, ये है आपका उद्गम केंद्र जहां से जो आपकी तरंगे वो निकलना स्टार्ट हुई। ये तरंगे जो अधिकेंद्र होता है, मान लो ये आपका अधिकेंद्र है, ये तरंगे एकदम 90 डिग्री पर यहां से निकलती हैं, जो ये बिल्कुल 90 डिग्री पर जाके, और ये अधिकेंद्र जो होता है यहां पर इनको देखा जा सकता है। तो अधिकेंद्र जो होता है वो एकदम 90 डिग्री पे होता है, किसके, उद्गम केंद्र के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा उद्गम केंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है। अब अगला टॉपिक है भूकंपीय तरंगे। जो भूकंप के द्वारा जो तरंगे निकलती हैं उसके बारे में हमें आपको बताना है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। तो जो स्थल मंडल है, ये पृथ्वी की जो संरचना है उसमें ये एक भाग है स्थल मंडल, जो आपका ऊपर का हिस्सा स्थल है। तो सारे जो भूकंप होते हैं वहीं पर आते हैं। और सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप मापी यंत्र। ऐसी मशीन या ऐसा यंत्र जिससे भूकंप को नापा जाता है कि कितनी तेज आया था, उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहा जाता है भूकंप मापी यंत्र। और यह यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। अभिलेखित मतलब उस पर वो सारी शो करती है कि कितनी तीव्रता, कितनी तेजी से भूकंप आया, और उसका जितना भी जो मेजरमेंट होता है वो सारा किस में देखा जाता है, सिस्मोग्राफ नाम के इस यंत्र में। अब जो ये भूकंपीय तरंगे होती हैं या जो ये भूगर्भिक तरंगे होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। मैंने आपको अभी तक तो ये बताया था सिर्फ कि तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे सभी दिशाओं में फैलती हैं और उससे भूकंप आता है। अब ये तरंगे कौन कौन सी हैं, तो पहली तरंगे प्राथमिक तरंगे जिसको हम पी तरंग भी कहते हैं, और दूसरी तरंगे द्वितीयक तरंगे, इसको हम सेकेंडरी तरंगे भी कहते हैं। तो इसको पी तरंग तथा एस तरंग के नाम से भी जाना जाता है, एस फॉर सेकेंडरी और पी फॉर प्राइमरी। तो ये दो तरीके की आपकी तरंगे होती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, प्राथमिक तरंग तथा द्वितीयक तरंग में अंतर बताओ। जो पी तथा एस तरंगे हैं इनमें अंतर आखिर क्या होता है, तो बहुत ही आसान अंतर है, आइए आपको बताता हूं। तो टॉपिक है आपको पी तथा एस तरंग में अंतर बताओ। तो जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, जो पी तरंग होती हैं, ये इनको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका यही है। और जो द्वितीयक तरंगे होती हैं इनको हम द्वितीय तरंगे कहते हैं। और प्राथमिक तरंग जो है इसको प्राथमिक क्यों कहा जाता है और उसको द्वितीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर ऊपर पहुंचती हैं। जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले प्राथमिक तरंगे पहुंचती हैं, और द्वितीयक तरंगों को द्वितीयक तरंगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राथमिक के कुछ समय के बाद यहां पर पहुंचती हैं। तो ये तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। ठीक है, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो तेज गति से चलती हैं, और जो द्वितीयक तरंगे होती हैं ये इससे थोड़ी इसकी स्पीड कम होती है, और ये तरंगे धरातल पर पहुंचने में थोड़ा समय लेती हैं, जबकि प्राथमिक तरंगे बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, मैंने आपको बता दिया है। और ये ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी आवाज होती है, थोड़ी सी ध्वनि होती है। और जो द्वितीयक तरंग होती है ये समुद्री तरंगों के जैसी होती है, जैसे समुद्र में वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, उस टाइप की कुछ ये होती है। और जो प्राथमिक तरंगे होती हैं इसकी एक खासियत क्या है कि ये तरंगे ठोस, तरल और गैस, तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों से होकर ये तरंगे गुजरती हैं। लेकिन जो द्वितीयक तरंगे होती हैं ये केवल और केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में छोटा सा अंतर था। ये 3 नंबर का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूकंपीय छाया क्षेत्र।
अब ये भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है, बहुत ही आसान है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो भूकंप लेखी यंत्र होता है या जो भूकंप मापी यंत्र होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है, जिससे भूकंप को नापा जाता है, इस पर क्या होता है, दूर दूर से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। आपको पता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, भूकंपीय जो तरंगे आती हैं उनको नापने के लिए, तो इन पर जो है तरंगे अभिलेखित होती हैं। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां से कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। मान लो ये सिस्मोग्राफ नाम का यंत्र है, ये इस जगह पर लगाया, ठीक है, तो यहां से अंदर से कोई भी तरह की किसी भी तरीके की जो भूकंपीय तरंग है वो यहाँ पर शो नहीं हुई, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, जहां पर किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूकंप के प्रकार। जो भूकंप होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो पहला तो होता है विवर्तनिक भूकंप, जिसको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। ये क्या होता है, मैंने आपको प्लेट्स के बारे में बताया है, जो प्लेट्स खिसकती हैं, ये शायद आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जो सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं, ज्यादातर जो भूकंप आते हैं वो इसी कारण आते हैं कि ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। जब पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं, जो भूगर्भ में चट्टानें होती हैं, जब वो हिलती हैं या जब उनमें गति होती है, तो उनसे क्या होता है, जब उनकी हलचल से पृथ्वी में भूकंप आने लगता है और हमारी जो धरती होती है उसमें कंपन होने लगता है। जैसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना अथवा एक दूसरे से दूर जाना। ये आपने प्लेटों के बारे में पढ़ रखा है, जो अपसारी अभिसारी रूपांतरित प्लेट होती हैं, ठीक है, वहां पर आपने पढ़ा होगा। जो एक सीमा आपकी अभिसारी होती है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाने लगती है और बीच में भ्रंश हो जाता है। इससे क्या होता है, ये भ्रंश, ये जो खाई बन जाती है या ये जो गैप छूट जाता है, इससे भूकंप जो तरंगे होती है, जो ऊर्जा होती है, बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है, आपका भूकंप आता है। तो पहला भूकंप आपका विवर्तनिक भूकंप होता है, जो प्लेटों के खिसकने से आता है। दूसरा आता है ज्वालामुखी भूकंप। इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। तो ये भूकंप कहां पर होते हैं, जहां ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा होते हैं। जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं, वो ज्वालामुखी से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे पृथ्वी में कंपन होने लगता है और उसी ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास ये भूकंप आते हैं। उसके बाद है निपात भूकंप। अब जो निपात भूकंप होता है, इसका मतलब क्या होता है, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है। मतलब जो खुदाई के क्षेत्र होते हैं, जैसे जो खानें होती हैं, जब वहां पर खुदाई चल रही होती है, आपने देखा होगा अगर ज्यादा खुदाई चलती है अंदर, तो कभी कभार पत्थर ऊपर से गिरने लगते हैं, ठीक है। तो जो खनन क्षेत्र होते हैं, जो खुदाई के क्षेत्र होते हैं, वहां कभी कभी ज्यादा खनन करने से जो भूमिगत खाने होती हैं, उनकी जो छत होती है, जो पत्थर होते हैं, वो ढहने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जिससे जो है वहां पर कंपन आने लगता है, कपकपाहट होने लगती है और भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो इसी को निपात भूकंप कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला है विस्फोटक भूकंप या विस्फोट भूकंप। ये क्या होता है, कभी कभी परमाणु एवं रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। इसका मतलब क्या है, कभी जो परमाणु बम होता है या परमाणु परीक्षण होता है, जब हम करते हैं, जब किसी हम बम को फेंकते हैं कहीं, तो जो बड़े बड़े बम होते हैं, जब वहां पर धमाका होता है तो उससे क्या होता है, पृथ्वी में कंपन होने लगता है। और जब कंपन होता है तो लोगों को वहां पर हल्के हल्के जो भूमि के झटके महसूस होते हैं, वही आपका विस्फोटक भूकंप हो गया, जो विस्फोट से आते हैं। लास्ट है आपका बांध जनित भूकंप। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। जो ऐसे क्षेत्र में जहां पर मान लो कोई बांध टूट गया या किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है बांध वाले इलाके में, जहां बड़े बड़े बांध होते हैं, तो वहां पर यह भूकंप आना एक साधारण सी बात है। तो 5 प्रकार के मैंने आपको भूकंप बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूं भूकंप के प्रभाव। जो भूकंप आता है उससे क्या क्या होता है, आपके सामने फोटो है, कितनी तबाही होती है। तो पहला तो होता है भूमि का हिलना। भूकंप के आने से पहला प्रभाव इस प्रकार होता है कि जो भूमि होती है, जो भूतल होता है, उसमें कंपन उत्पन्न होती है और जिससे भूमि हिलने लगती है। दूसरा है आपका भूस्खलन। भूस्खलन मतलब वही आपका पहाड़ी इलाकों में चट्टानों का खिसकना, ठीक है, भूमि का खिसकना, स्लाइड होना, लैंड स्लाइड जिसे हम कहते हैं, तो ये आ सकता है। तीसरा है आग लगना। भूकंप के आने से आग भी लग सकती है। और चौथा है इमारतों का टूटना। ये भी एक नॉर्मल सी बात है, भूकंप आता है तो इमारतें भी टूट सकती हैं। वस्तुओं का इधर उधर गिरना, ठीक है, पंखे जो छत के ऊपर होते हैं उनका हिलना, वस्तुओं का इधर उधर गिरना। और सुनामी। सुनामी में क्या होता है, जो समुद्र होते हैं, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उनके अंदर जब भूकंप आता है तो लहरें जो है, उनका रूप जो होता है काफी विशाल हो जाता है और वो सुनामी का रूप ले लेती हैं फिर। तो ये भूकंप के कुछ प्रभाव होते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
पृथ्वी की संरचना, इसका मतलब है पृथ्वी की बनावट, जो आपकी पृथ्वी बनी हुई है अंदर से वो कैसी है। तो ये आपके सामने डायग्राम है, इसके द्वारा आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले आपका भूपर्पट्टी का हिस्सा होता है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर ये डायग्राम लिया है, इसमें लिखा हुआ है भूपर्पट्टी का ये इतना हिस्सा, उसके बाद मेंटल, मेंटल का इतना हिस्सा, और फिर आपका एक क्रोड, ये लास्ट का जो हिस्सा बचता है वो आपका होता है क्रोड, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके डीपली पढ़ने वाले हैं। तो पहला हिस्सा है आपका भूपर्पट्टी, जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है पृथ्वी का, ठीक है, जो आपकी भूमि है उसका सबसे ऊपरी भाग जहां पर आप बैठे हैं। तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। भूपर्पट्टी की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों के नीचे अलग अलग है। जो महासागर है, जो समुद्र हैं, वहां पर भूपर्पट्टी की जो मोटाई अलग है, और जो महाद्वीप है, जो भूमि के हिस्से हैं जहां पर लैंड है, ठीक है, जो एक तो आपका समुद्र है जहाँ पानी है, पानी के नीचे जो है भूपर्पट्टी की मोटाई अलग है, और जहां पर धरती है वहां पर इसकी मोटाई अलग है। तो जहां पर पानी है, जहां पर महासागर है, वहां पर इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर तक है, और जो महाद्वीप हैं, जो भूमि के हिस्से हैं बड़े बड़े, वहां पर इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक है। आप देख सकते हैं कि जहां पर जमीन का हिस्सा है वहां पर इसकी मोटाई ज्यादा है। और जो भूपर्पट्टी है वो भारी चट्टानों से बनी है, ठीक है, आप सब जानते हैं। ये ऊपर से कितनी कठोर है, जहां पर आप बैठे हैं, जो धरती ऊपर से आप देख सकते हैं, इसका ऊपरी भाग बहुत ज्यादा कठोर है। तो ये आपका पहला भाग हो गया भूपर्पट्टी। दूसरा भाग जो आता है आपका वो है मेंटल। भूपर्पट्टी आपका हो गया, उसके बाद है मेंटल। मेंटल भूपर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, और ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है, ठीक है। जो मेंटल है आपका कितना है, 2900 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है, इसकी जितनी भी मेजरमेंट मैं आपको बताता हूं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भूपर्पट्टी के बाद जो नेक्स्ट भाग होता है वो आता है मेंटल। कितना इसकी जो वो इसकी कितनी गहराई है, वो है 2900 किलोमीटर। अब जो मेंटल का ऊपरी भाग है, आपके सामने ही मैंने फोटो रखा है, ये मेंटल है। इसका जो ऊपरी भाग है देख सकते हैं, ये मेंटल है जहां 30 किलोमीटर लिखा है, ये है इसका ऊपरी भाग थोड़ा सा। तो इसका ऊपरी भाग कहलाता है दुर्बलता मंडल, और ये कितना है, लगभग 400 किलोमीटर तक ये फैला होता है। और जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है वो कहां से निकलता है, वो दुर्बलता मंडल से ही होता हुआ निकलता है, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटता है तो वो जो लावा निकलता है जिस रास्ते से, वो जो निकलता है वो यहीं से होता हुआ निकलता है, दुर्बलता मंडल से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भूपर्पट्टी तथा मेंटल का ऊपरी भाग। ये आपका भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग हो गया, और ये आपका मेंटल का ऊपरी भाग हो गया, ठीक है। तो भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनाता है, स्थल मंडल, ठीक है। ये आपका मेंटल का ऊपरी भाग हो गया, ये आपका भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग हो गया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, स्थल मंडल, ठीक है। और स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है, 200 किलोमीटर तक। और जो मेंटल है, ये परत भी ठोस अवस्था में है, मतलब ये एकदम पक्की है, यहाँ पर ये नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी हो, ठीक है। ये एकदम मजबूत चट्टानों से बना हुआ भाग है पृथ्वी का, और बहुत ज्यादा मजबूत है, आप चाहे तो खोद के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोड। जो क्रोड है ये पृथ्वी का सबसे अंदर का भाग है, सबसे नीचे का भाग। जो डायग्राम हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है, सबसे ऊपर आपका भूपर्पट्टी था, उसके बाद मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर तक अंदर गहरी थी, और मेंटल का जो ऊपरी भाग था वो मैंने आपको बताया दुर्बलता मंडल, और मेंटल का ऊपरी भाग और भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग मिलकर बनाता है स्थल मंडल, जो कि 400 किलोमीटर तक जिसका फैलाव है। अब जो लास्ट का जो भाग है पृथ्वी का वो है क्रोड। क्रोड जो है सबसे लास्ट का भाग है, ये आपके सामने लिखा हुआ है क्रोड, और ये सबसे लास्ट भाग है, ये आपका बाहरी क्रोड है। जो क्रोड होता है वो दो भागों में इसको बांटा गया है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये आपके सामने फोटो है, जो जहां मैं अभी आपके सामने पेन चला रहा हूं, ये है आपका आंतरिक क्रोड, और ये जो जहां पर ऐसी लाइन है, ये है आपका बाहरी क्रोड। जो बाहरी क्रोड है वो तरल अवस्था में है, मतलब लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है आपका। जो ये बाहरी क्रोड है ये आपका तरल अवस्था में है, और जो आंतरिक क्रोड है वो आपका ठोस अवस्था में है, ठीक है। जो ये अंतर का जो भाग है पृथ्वी का, जो आंतरिक क्रोड है ये ठोस है, ये मजबूत है, सॉलिड है। जो बाहरी क्रोड है ये कैसा है, तरल है, ठीक है। और क्रोड जो है वो भारी पदार्थों से मिलकर बना है। ये मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, जो विभेदन की प्रक्रिया हुई थी, जिससे जो भारी पदार्थ थे पृथ्वी के अंदर चले गए, जैसे लोहा निकिल आदि, और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए। ये मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था। और क्रोड जो है किस किस से मिलकर बना है ये भी आपको मैंने बता दिया था, कि निकिल और लोहा, ये दो तरीके के जो पदार्थ हैं, इनसे, ये भारी पदार्थ हैं, इनसे मिलकर बना है आपका क्रोड। और इसलिए इस परत को निफे भी कहा जाता है। निफे क्यों कहा जाता है, निफे का मतलब है NI, NI का मतलब हो गया आपका निकिल, और F, और उसके बाद आपका आता है E। ये NI जिसका मतलब होता है निकिल, और
Fe, जिसका मतलब होता है फेरम यानी लोहा। तो ये Ne और Fe से मिलकर बना है, इसलिए इस परत को निफे भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि निफे क्यों कहा जाता है। नी से निकिल, फे से फेरम, तो इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो इसलिए इस परत को निफे भी कहा जाता है। तो ये आपका करोड़ हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो काफी इंटरेस्टिंग है वो है आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आपने देखा होगा टीवियों में कई बारी, जो आपको फटता हुआ दिखाते हैं या क्या होता है, आइए उसको एक बार डीपली पढ़ लेते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। आकस्मिक मतलब एक अचानक होने वाली घटना है। इससे क्या होता है, भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है। जो भूमि होती है और जो भूपटल होता है वहां पर अचानक विस्फोट होता है, धमाका होता है जब ये ज्वालामुखी आता है। तो विस्फोट के द्वारा जब ये धमाका जो होता है इससे क्या होता है, लावा निकलता है। ये आपके सामने फोटो है, ये लावा ही निकल रहा है। ठीक है, तो विस्फोट के द्वारा लावा निकलता है, गैस निकलती है, धुआं निकलता है, राख निकलती है, कंकड़ पत्थर निकलते हैं। तो ये सारी चीजें निकलती हैं जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। और इन सभी पदार्थों का निकास, जो इनका एग्जिट होता है वो कहां से होता है? एक नली द्वारा होता है। ये गोला है, इसका मुख है जो जहां से ज्वालामुखी निकलता है, ये एक नली है। तो ये अंदर से यहां से मैग्मा होता हुआ बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो ये जो नली होती है जहां से ये सारे पदार्थ निकलते हैं ये कहलाती है निकास नलिका। ठीक है, तो ये निकास नलिका कहलाती है। ये आपका ज्वालामुखी की बेसिक मैंने आपको नॉलेज थोड़ी सी दे दी। अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनोस। ठीक है, जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखियों में उद्गार तथा जो धमाका होता है वो समय समय पर होता रहता है और इनका मुख हमेशा खुला रहता है। ठीक है, हमेशा इनका मुंह खुला रहता है और कभी ना कभी इसमें मैग्मा निकलता रहता है, जो लावा होता है वो निकलता रहता है। इसका उदाहरण है इटली नाम का जो देश है, वहां पर एक ज्वालामुखी है जो कि काफी एक्टिव है, जिसको कहा जाता है एटना। एटना नाम का ज्वालामुखी है जो हमेशा इसमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। दूसरा ज्वालामुखी है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखियों में लंबे समय से कोई भी उद्गार या धमाका नहीं होता, परंतु विस्फोट की संभावना बनी रहती है। मतलब ये ऐसा होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि समय समय पर जो धमाका होता रहता हो, ऐसा भी नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी ना होता हो। तो इसमें धमाका होता है लेकिन उसकी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें अचानक से एकदम धमाका हो जाता है जिसकी किसी को कोई भी संभावना नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है, जब अचानक धमाका होता है तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हानि यहाँ पर होती है जिस भी स्थान पर इसका धमाका होता है। और ये भी इटली नाम के देश में एक और ज्वालामुखी है इस प्रकार का, जिसका नाम है विसुवियस ज्वालामुखी। ठीक है, तो विसुवियस ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और उसके बाद है विलुप्त ज्वालामुखी। जो विलुप्त ज्वालामुखी होते हैं, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ज्वालामुखियों में उद्गार तथा विस्फोट, जो आपका धमाका होता है, जो आपका उद्गार होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो एकदम खत्म हो चुके हैं, एकदम बंद ज्वालामुखी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ज्वालामुखी का उद्गार बंद हो जाता है और भविष्य में भी विस्फोट होने की कोई भी संभावना इसमें नहीं रहती। और इसका उदाहरण है म्यांमार नाम का देश है, वहां पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पोपा। पोपा नाम का जो ज्वालामुखी है ये एक ऐसा ही ज्वालामुखी है जो अब बंद हो चुका है। उसके बाद है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी में क्या होता है, ये ज्वालामुखियों का जो लावा होता है, जो लावा निकलता है इसमें से वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, चिपचिपा होता है और गाढ़ा होता है। बहुत मोटा इनका जो लावा होता है जब ये अंदर से निकलता है, जो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं इनका। और ये ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं जब भाई इनका लावा मोटा होगा ज्यादा, और जो अधिक चिपचिपा होगा तो इसमें जो धमाका भी ज्यादा होगा। और इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में जल खंडाश्मी पदार्थ और राख भी निकलती हैं। जो अंदर लावा के जो जमे हुए टुकड़े और बहुत सारे पदार्थ और राख, कंकर, पत्थर सारे निकलते हैं जब ये मिश्रित ज्वालामुखियों में धमाका होता है। उसके बाद जो अगला ज्वालामुखी है वो है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र होते हैं ये अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। ठीक है, इनमें जो लिक्विड में ज्यादा लावा निकलता है और जो कि बहुत दूर दूर तक जाता है। ये किस लिए फेमस है? लंबे लावे के लिए। जब इसमें लावा निकलता है तो बहुत दूर तक जाता है और इनमें लावा क्रमानुसार होता है। मतलब लावा एक बार निकलता है तो निकलता ही जाता है, बस बहुत दूर तक पहुंचता जाता है। और प्रवाह जो होता है वो 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं, 50 मीटर से भी ज्यादा मोटे मोटे इसमें प्रवाह होते हैं। जब ये प्रवाह इसमें बहाव जब इसमें से होता है ज्वालामुखी का, जो अंदर से जो लावा का प्रवाह होता है, और कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच जाता है, बहुत दूर दूर तक जाते हैं इसका जो विस्फोट होता है जब। इसका उदाहरण दे रखा है भारत का दक्कन ट्रैप। जो दक्कन का पठार है भारत का, वो इसी का एक उदाहरण है, जो कि बहुत समय पहले बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र था और धीरे धीरे जब वो मजबूत होता गया, वहां पर जमता गया लावा, उससे ये काली मिट्टी वहां पर है। और आप देख सकते हैं जो दक्कन का पूरा पठार है वो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है आपका। ठीक है,
तो ये आपका हो गया। लास्ट है आपका मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। जो मध्य महासागरीय कटक क्या है, आइए मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो भाई आपके समुद्र होते हैं, ठीक है, समुद्र जो होते हैं उनके अंदर भी चट्टानें होती हैं। आपने देखा होगा जो अंदर चट्टानें होती है समुद्र के, आपने टाइटैनिक वगैरह देखा होगा, जो टकराता है या कुछ भी है, वो अंदर जो चट्टानें होती हैं, अंदर वो पूरी एक पर्वत श्रृंखला होती है। ये समुद्र है तो अंदर भी पर्वतों की पूरी श्रृंखला होती है, पर्वत अंदर भी होते हैं, पहाड़ चट्टानों के अंदर, ठीक है। तो वो जो पहाड़ होते हैं उनमें बहुत सारे ज्वालामुखी भी होते हैं और इन ज्वालामुखियों में कभी कभी विस्फोट भी होता है। तो ये जो मध्य महासागरीय कटक होते हैं, आप समझ गए होंगे क्या होता है। जो महासागर होते हैं उनके मध्य में जो ये पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, ये मध्य महासागरीय कटक कहलाती है और इनमें बहुत सारे ज्वालामुखी भी होते हैं। और इनके जो मध्य का भाग है, जो बीच का भाग है, यहाँ पर ज्यादातर जो है लगातार उद्गार भी होता रहता है। तो ये आपका हो गया मध्य महासागरीय कटक, जो कि महासागरों के अंदर ज्वालामुखी होते हैं, इनके मध्य भाग में उद्गार होता रहता है, सेंटर का जो भाग होता है। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका ये चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं आपके जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।